बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी स्टडी कर रहे हैं। इसका जो एक्सरसाइज की पहला लेक्चर था उसमें हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड जो इनिशियल फिगर है वो मैंने ड्रॉ कर दी हुई है। वेट्स ऑफ 5, 1, 3, 2, 4 एंड 15 पाउंड्स आर प्लेस्ड एट द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे इस सेंटेंस में बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। मसलन सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि 5, 1, 3, 2, 4 और 15 पाउंड जो हैं वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं इनको प्लेस करके दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट है। यहाँ पे 5 पाउंड का जो वेट है वो है, यहाँ पे 1 पाउंड, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाउंड्स, यहाँ पे आ गया 2 पाउंड्स, यहाँ पे 4 पाउंड्स और यहाँ पे आ जाएगा 15 पाउंड। अब पहला सवाल तो यहाँ पे आपके जहन में ये आया कि ये 15 पाउंड तो सबसे आखिर में था, इसको तो एफ पे आना चाहिए था, ये यहाँ पे क्यों आ गया? उसकी वजह यह है कि हमने क्वेश्चन में आगे क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द 15 पॉइंट वेट। यानी हमने करना क्या है कि इस सिस्टम के अंदर, इस रेगुलर हेक्सागन का जो भी यहाँ पे हमने फर्ज किया जो ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका उस पॉइंट से हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है हमने जहाँ पे ये 15 पाउंड का वेट एक्ट कर रहा है। तो चूंकि ये पॉइंट ए पे इसलिए मैंने लिया अपनी सहूलत के लिए क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम 0, 0 से डिनोट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, 0 हैं, तो फिर हमारे लिए न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। इस वजह से इस पॉइंट को यहाँ ए पे लिया है। इसको आप किसी भी जगह पे ले लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर इसका सेम ही रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट 15 पाउंड जो है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे लेने की ये वजह थी। इसके बाद है कि दीज आर प्लेस्ड एट एंगुलर पॉइंट्स। तो ये जो वर्टिसेस हैं इनको एंगुलर पॉइंट्स कहते हैं और ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है कि इनमें से हर एक की साइड जो है वो ए के बराबर है। ये सारी साइड जो है वो हमारे पास ए के बराबर आ गई। और इसी तरह ये जो एंगल होता है ये वाला, ये 120 के बराबर रहता है। इसी तरह ये वाला एंगल भी, ये भी 120 के बराबर होगा। ठीक है जी। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब है कि ये ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक बाकायदा एक ऑर्डर की शक्ल में इनको हमने नेमिंग की है इनकी। ये नहीं कि ए यहाँ पे है तो यहाँ पे डी आ गया और इस जगह पे बी आ गया वगैरह वगैरह, उल्टे पुल्टे नहीं, बल्कि एक ऑर्डर की शक्ल में इनको लिखा गया है। तो हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फिर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर दिस पॉइंट 15 पाउंड एक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस जो डायग्राम जो ड्रॉ की हुई है वो यहाँ पे इसके बदले कुछ लिख भी दिया है कि लेट द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज ए। ये आ गई ए साइड एंड द वेट्स, ये जो वेट्स हैं 5, 1, 3, 2, 4 और 15 पाउंड्स, दे आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो अब आप ये देखें कि अब हम इसका बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ये देखें कि यहाँ पे जो वेट है वो 15 पाउंड है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, किसी जगह पे ज़्यादा, किसी जगह पे कम, किसी जगह पे है ही नहीं। जैसे यहाँ पे कोई मास नहीं है, यहाँ दरमियान में नहीं है, यहाँ पर दरमियान में नहीं है। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगी तो उसका फार्मूला डिफरेंट होता है।
तो वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह पढ़ा था, तो वो अब फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बराबर होगा x बार y बार, और यहाँ पे x बार किसके बराबर है, सिग्मा एम आई एक्स आई, आई इज फ्रॉम 1 to, अब ये 6 पॉइंट्स हैं तो हम यहाँ पे y1 to 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई, आई इज फ्रॉम 1 to 6। ये तो हो गया हमारे पास पहला, और फिर इसका जो y कंपोनेंट होगा वो भी हमें लिखना पड़ेगा, सिग्मा एम आई वाई आई, आई इज फ्रॉम 1 to 6 डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई, आई इज फ्रॉम 1 to 6। ये हमने इसको, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है जी। तो यानी इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो x बार जो है वो इसके बराबर आएगा, दिस इम्प्लाइज x बार हमारे पास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, सॉरी m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस m5 x5 और प्लस m6 x6 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और y बार जो है वो बराबर होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 प्लस m5 y5 प्लस m6 y6, और डिवाइड कर देंगे हम इसको इसी से ही, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इनके अंदर जब वैल्यूज पुट करके हम ये x बार और y बार जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब अगर हमने यहाँ पे पुट करना हो तो हमारे पास m की वैल्यूज तो मौजूद है, m1 m2 m3 ये सब वैल्यूज मौजूद हैं, लेकिन जो ये x के ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसका जो x कंपोनेंट है वो, चलो a तो हमने फाइंड आउट कर दिया, फर्ज कर दिया 0 0 है, बाकियों का भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे मालूम करेंगे इस क्वेश्चन में इनके कोऑर्डिनेट्स, और यही इस क्वेश्चन का सबसे अहम काम भी है, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो बच्चों की तरह बहुत इजी है। तो अब हम यहाँ पे इसके मालूम करेंगे कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये हमने फ़र्ज़ किया ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ से देखिए यहाँ तक ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ए बी ए के बराबर है। ये हमने यहाँ पे शुरू में ही क्या किया था, सपोज कर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए से लेके बी तक हम जाएं तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट है वो a बन जाएगा, और चूंकि हम अभी तक x एक्सेस के ऊपर ही चल रहे हैं, ये x एक्सेस है हमारे पास, x एक्सेस से ऊपर नहीं गए तो y जो है वो 0 का 0 रहेगा। तो ये b के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब c के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। c के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसके लिए अब ये पॉइंट जो है वो फर्दर इस तरफ आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा साइड पे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर आया तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल। ये वाला एंगल क्या बचेगा,
देखिए ये रेड कलर का जो एंगल है ये 120 है, और ये अगर पूरा ले लिया जाए तो ये 180 होता है। तो अगर ये सारा 180 होता है, जैसे मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सारा 180 है, उसमें से ये रेड कलर का अगर निकाल दे 180 डिग्री तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा, जो कि बराबर होगा 60 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल जो बी है ये एंगल 60 के बराबर है। तो जहाँ पे एंगल और 90 इकट्ठे हों तो वो वाली साइड बन जाती है बेस, इस 90 के सामने वाला बन जाता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और ये जो दूसरी चीज़ रह जाती है वो हमारे पास होगी परपेंडिकुलर। तो अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इसका नाम हमें यहाँ पे रख लेता हूँ H। तो राइट एंगल ट्रायंगल BHC में से हम अब ये BH और CH की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BHC, यहाँ से हमने BH ओवर BC निकाला, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये बराबर होगा कॉस थीटा के, और कॉस में थीटा की जगह पे हमारे पास है एंगल 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज BH हमारे पास आ जाएगा BC इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज BH इज इक्वल टू B से लेके C तक ये A के बराबर है, और cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के बराबर है। सो देयरफॉर हमारे पास BH बराबर आ गया A/2 के। तो गोया हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये A/2 के बराबर आ गया, B से लेके H तक। अब हम मालूम करेंगे HC या CH। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिमिलरली CH ओवर BC, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये CH हमारे पास है परपेंडिकुलर और BC है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास साइन के बराबर होती है रिलेशन। तो ये हमने लिखा साइन, और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज CH हमारे पास आ जाएगा BC इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, CH हमारे पास आ जाएगा A और साइन 60 डिग्री 300√2 के बराबर होता है। सो देयरफॉर CH हमारे पास आ गया 300√A/2। तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये H से लेके C तक ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है ये है 300√A/2। तो अब आप देखें इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखें यहाँ से लेके यहाँ V तक ये A है, और इस B से लेके H तक ये डिस्टेंस जो है वो A/2 है। तो A से लेके H तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, AH हमारे पास आ जाएगा AB प्लस BH। तो ये हो जाएगा A प्लस A/2 विच इज इक्वल टू 3A/2। तो इस H के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अब क्या आ गए, इसे मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3A/2, और चूंकि ये x अभी तक y एक्सिस पे हम चल रहे हैं तो y की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। ये h के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब इस जगह से हम सीधा ऊपर जाते हैं, आगे नहीं जा रहे, तो x कंपोनेंट c का यही रह जाएगा 3A/2, और यहां से लेके यहां तक जब हम ऊपर गए यानी y एक्सिस के पैरेलल, तो ये 300√A/2 है। तो इस यहाँ पे आ जाएगा 300√A/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने यूं निकाल लिए।
इस पॉइंट सी के। अब हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पॉइंट डी एग्जैक्टली बी के ऊपर है, तो यहाँ पे ए जो है, जो एक्स कंपोनेंट है वो तो ए ही के बराबर आ जाएगा, और जो इसका कंपोनेंट है वाई का, अब वो हम आप इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से एच सी से लेके सी तक, एच से लेके सी तक 3√a/2 है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाना पड़ जाए हमें इतना ही डिस्टेंस, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास 3√a/2 ही के बराबर आएगा। तो गोया यहाँ पॉइंट, ये सारा डिस्टेंस अलोंग दी वाई एक्सिस, ये 300 यानी h से लेके, चलिए मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ कोई, इसका नाम रख लेते हैं हम l। तो इस l के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे 3a/2 है, और ये जो y का कंपोनेंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखें h से लेके c तक 3a, h से लेके c तक hc, सॉरी h से लेके l तक hl, ये बराबर होगा hc प्लस cl। तो ये आ जाएगा हमारे पास h से लेके c तक, ये भी 300√a/2 प्लस c से लेके l तक, ये भी 300√a/2। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 300√a। तो यहाँ पे 300√a इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और d और l का जो अलोंग दी y एक्सिस x एक्सिस से या ओरिजिन से डिस्टेंस है वो बराबर है, तो ये भी आ जाएगा 300√a। इसकी हाइट भी सेम, इसकी हाइट भी सेम, और इसी तरह यहाँ पर भी ये 300√a ही रहेगा, क्योंकि ये तीनों एक ही हाइट के ऊपर वाक़या हुए हैं। और यहाँ पे a जो है वो 0 है, x एक्सिस 0, x कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो यूँ हमने ये e के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए। आखिर में आ गया जी f। अब f देखें, इसको अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे बढ़ा दूँ इस लाइन को, तो यहाँ b से लेके h तक ये a/2 है। तो अगर a से लेके इस पॉइंट तक, जिसका नाम हम रख लेते हैं m, ये डिस्टेंस भी a/2 ही होगा। फ़र्क क्या होगा कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस होती हैं, और लेफ्ट साइड पे जो होती हैं वो माइनस होती हैं। तो ये हो जाएगा -a/2 डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस आ रहा है अलॉन्ग y एक्सिस, ये 300√a/2 ही के बराबर है, 300√a/2। तो f के कंपोनेंट्स फिर हमारे पास आ जाएंगे f के हम यहाँ पे लिख लेंगे f इज इक्वल टू -a/2, और ये रहेगा 300√a/2। ठीक है जी। और वैसे भी ये आप देखें तो f और c की हाइट बराबर है, तो ये 300√a/2 है, तो इधर भी 300√a/2 ही होगा। तो ये हमने मुख्तलिफ जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब जब हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, इसको आप एक कागज़ पे नोट कर लें अगर किसी जगह अपने, तो आगे वीडियो चलना आसान हो जाएगा, ताकि हमें बार बार स्क्रॉल डाउन भी ना करनी पड़े। और अब हम यहाँ पे चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इनको पुट कर देते हैं 1 और 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन 1 एंड 2। ठीक है जी। क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू m1 x1। तो m हमारे पास है 15, x1 है 0, प्लस तो मैंने क्या किया, आपकी आसानी के लिए मैंने ये किया कि वो फिगर जो है वो इधर कॉपी करके भी प्लेस कर दी है,
तब अब हमें बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो 15 और मल्टीप्लाई किया मैंने इसको x1 यानी इस पहले कोऑर्डिनेट का जो x कंपोनेंट है वो 0 है। दूसरा है हमारे पास m2 x2, तो m2 तो हमारे पास है 5 और x2 है हमारे पास a, तो यहाँ पे आ गया a प्लस m3 हमारे पास 1 और x3 हमारे पास है ये पहला कंपोनेंट x का 3a/2 प्लस इसके बाद हमारे पास 3 पाउंड और इसके साथ आ जाएगा a प्लस इसके बाद है 2 पाउंड्स और इसके साथ x कंपोनेंट 0 प्लस आखिर में आ गया 4 पाउंड्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा -a/2 के साथ, जो कि x पार्ट है या x कंपोनेंट है इस f कोऑर्डिनेट का, डिवाइडेड बाय किस हो जाएगा m1 m2 m3 सबको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 0 0 हो गया, बाकी रह गया हमारे पास ये 5a डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं प्लस 3a डिवाइडेड बाय 2 प्लस फिर ये 3a डिवाइडेड बाय 1, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 और फिर ये 2 से 2 जार कट जाएगा तो बाकी रह गया हमारे पास -2a डिवाइडेड बाय 1। ये यहाँ से हमारे पास कट गया, 2 1 जार 1 और ये 2 2 जार 4, तो ये -2a आ गया और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको प्लस करें तो ये हो गया 30। तो यहाँ से हमारे पास फिर ये तो आ गया 30, ऊपर हमारे पास एलसीएम आ गया इन सब का 2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 2 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 10a प्लस ये 3a रहेगा, बाकी दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 6a माइनस 4a। इट्स वेरी सिंपल, छोटी जमात की कैलकुलेशंस हैं। तो ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 60 और बाकी ऊपर वाले आप कैलकुलेट कर लें। 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 19, 19 में से 4 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 15a। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह। तो ये हमारे पास 15a आ गया बाय 60, तो ये बन जाएगा a/4। सो देयरफॉर हमारे पास पहला कंपोनेंट आ गया x बार विच इज इक्वल टू a/4। अब हमने मालूम करना है y बार और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ y बार इज इक्वल टू सिमिलरली है m1 और अब ये y कंपोनेंट जो कि यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया प्लस m2 5 पाउंड्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे b का जो y कंपोनेंट है जो कि 0 के बराबर है तो 0 हो गया प्लस तीसरा m3 1 पाउंड के बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y कंपोनेंट से जो कि 3√a/2 है। ये हो जाएगा, पाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 3√a/2 प्लस 3 इंटू, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंपोनेंट के साथ जो कि 3√a है, 3√a प्लस इसके बाद 2 पाउंड की बारी आएगी, 2 को भी 3√a से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में आ जाएगा प्लस 4 पाउंड्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस y कंपोनेंट से जो कि 3√a/2 है। राइट, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 30, m1 प्लस m2 प्लस m3 सबको जब प्लस करेंगे वो हमारे पास 30 ही आता है। सो दिस इम्प्लाइज y बार हमारे पास आ जाएगा
सिंप्लीफाई कर दें तो ये वाला पॉइंट भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार हो जाएगा। बाकी सबको आप प्लस कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट a/2 प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट a/1, फिर इसकी बारी प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट a/1 और प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 30। अब यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम ऊपर आ जाएगा वो 2 है, तो पहली टर्म में तो चेंज नहीं आएगी, दैट इज 3 अंडर रूट a, बाकी सब में 2 टर्म्स इजाफा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इंटू 3 अंडर रूट a प्लस 4 इंटू 3 अंडर रूट a प्लस 4 इंटू 3 अंडर रूट a और डिवाइडेड बाय 30। So this will be equal to यहाँ पे इसका जो है वो 1 होगा, तो ये 4 4 8 से 14 और एक 15, 15 और 3 अंडर रूट ए तो साथ है ही, तो ये बन गया 15 इंटू 3 अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय, और ये 2 इसके साथ नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 60। अब आप यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन कर दें जैसे पहले की थी, तो ये हो जाएगा 15 1 ज़ार 15 और 15 4 ज़ार 60, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 3 अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई 4। सो देयरफॉर हमारे पास y बार आ गया 3 अंडर रूट ए बाई 4, ये हमने निकाल लिया। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर क्या बना, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम लिख सकते हैं g से डिनोट कर देते हैं, और इसमें x बार पहले लिख लेते हैं वो कि a/4 के बराबर है, और दूसरा है 3 अंडर रूट a बाई 4। एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, यह गया, ये था x बार जो कि a बाई 4 के बराबर है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका ये कहाँ पे बनता है, 3a/4 और 3 अंडर रूट a/4, तो ये फर्ज कर लें कि यहीं पे करके बनता है। ये एक नॉर्मल ज्योमेट्रिक फिगर है, तो इसका जनरली जहाँ पे ये डायगोनल्स मिलते हैं आपस में, ये जहाँ पे डायगोनल्स मिलेंगे वहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो जनरली वो आप समझ लें कि ये वाला पॉइंट ही है, राइट। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अगर कहें तो आप जल्दी जल्दी, इस हाथ से मैंने इसको फ्री हैंड ड्राइंग कर दी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आता है, ये हमारे पास पॉइंट G है, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब इस पॉइंट G का हमने डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट A से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 पाउंड का वेट एक्ट कर रहा है। तो अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। नाउ वी फाइंड AG, डिस्टेंस AG। तो AG का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, x2 क्या है हमारे पास a/4, x1 0 है होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास y2 है 3 अंडर रूट a/4, और ये 0 का 0 रहा, क्योंकि a जो है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो यहाँ पे ये 0 हो गया इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² बाई 16 प्लस ये हो जाएगा 3a² बाई 16 अंडर रूट, ये बन गया 4a² बाई 16 अंडर रूट। ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 ज़ार से कट जाएगा, तो बाकी रह गया हमारे पास a² बाई 4 अंडर रूट विच इज इक्वल टू a/2। सो देयरफॉर हमारे पास AG आ गया
जो कि डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ओरिजिन का, दैट इज इक्वल टू a/2। तो ए जी का ये जो डिस्टेंस है वो a/2 है, और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर भी है। यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे अपनी राय से बताइएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।